नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और आज एक खास चर्चा इस किताब पर हु इज इक्वल यानी कौन बराबर। ये किताब पड़ताल करती है हमारे देश, हमारे समाज में मौजूद असमानताओं की, गैर बराबरी की, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, जेंडर के आधार पर हो या सेक्सुअलिटी के आधार पर हो। इसकी पड़ताल ये किताब करती है कि कैसे ये सभी मुद्दे हमारे समाज को, हमारे देश को प्रभावित करते हैं, आम लोगों को प्रभावित करते हैं। इसलिए ज़रूरी है, अगर आप अपनी समानता के अधिकारों के बारे में जानना चाहते हैं तो ये किताब आप ज़रूर पढ़ें। इस किताब के लेखक इस वक्त हमारे साथ हैं सौरभ कृपाल। बहुत शुक्रिया इस ख़ास चर्चा के लिए। और मौजूद हैं SRCC श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के लॉन्ज में और उसके स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं इस चर्चा को सुनने के लिए और इंटरैक्ट करने के लिए हमारे ऑथर के साथ। आप सौरभ कृपाल जाने माने वकील हैं, एक्टिविस्ट हैं और इनका ये जो लेखन है, ये किताब है, एक तरह से इन्होंने तालमेल बिठाया है अपने निजी अनुभव को लेकर, अपने तथ्यों को लेकर, संविधान में दिए अधिकारों को लेकर। तो इस तालमेल के साथ ये किताब आगे बढ़ती है। इसीलिए हु इज़ इक्वल, कौन बराबर। सौरभ, हमारे दर्शकों को बताइए कि इस किताब को अगर वो पढ़ेंगे तो उन्हें क्या क्या जानकारी हासिल होने वाली है। मेरे ख्याल से दो चीज़ें एकदम सामने आती हैं। पहली कि आपके अधिकार क्या हैं। मेरा प्रयास हमेशा यही रहता है कि लोगों को सिखाऊं कि आपके ये अधिकार हैं, क्योंकि अगर आपको अपने अधिकारों की जानकारी होगी तभी अगर आप कहीं अत्याचार देखेंगे, कहीं अन्याय देखेंगे या असामान्यता देखेंगे तो आप उसके बारे में कुछ कर पाएंगे जी। तो पहला तो है इन्फॉर्मेशन, और दूसरा पढ़ के मैं ख्वाहिश करता हूँ, सोच करता हूँ कि हमारे देश की जो असमानताएं हैं, जो आपने बोला जाति, रिलीजन, धर्म पे जो अलग अलग विभिन्न एक्सिस पे जो इनइक्वालिटी होती है, समानता होती है, डिस्क्रिमिनेशन होती है, वो किस प्रकार होती है, उसके अलग अलग तरीके होते हैं। एक तो हाँ, देखने में अगर आप कोई लॉ अनइक्वल हो सकता है, वो तो लिखित लॉ है, कहता है कि हाँ, एक जाति को मिलेगा कुछ और एक और जाति को कुछ ना मिलेगा, वो तो आप जानते हैं, उस प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है। लेकिन हमारे देश में अलग किस्म की डिस्क्रिमिनेशन भी होती है, ख़ास करके औरतों के लिए, क्योंकि वहाँ लॉ एक होगा आदमियों के लिए, औरतों के लिए, जैसे काम में। लेकिन जो हमारे समाज की परिस्थितियाँ हैं वो किसी अलग प्रकार से औरत पर लगती है और उसको आगे बढ़ने का चांस नहीं मिलता। हाँ, तो अगर आप किताब पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में पता चलेगा और पता करने के बजाय आपको एक सोच मिलेगी और आपको, मैं ख्वाहिश करता हूँ कि एक सोचने का मौका मिलेगा। हम अपने दर्शकों को बता दें कि गैर बराबरी और असमानता की वजह से आप हर मोर्चे पर एक आम नागरिक देश का काफ़ी कुछ सहता है, चाहे वो शिक्षा के मोर्चे पर हो, रोज़गार के मोर्चे पर हो, सामाजिक मामलों में हो, विवाद जैसे मामलों में भी असमानता की बात आती है। तो ऐसे में सॉरी बताइए कि आपने ये किताब लिखी, इसमें आपके निजी अनुभव भी हैं, अपने पर्सनल अपने टच भी दिया है, लेकिन इस वक्त ये बुक ज़रूरी थी या फिर आपने देर से लिखना शुरू किया? देखो, इस किताब की आवश्यकता केवल अभी नहीं, 1950 में जब हमारा संविधान आया था तब से थे। मैं पैदा नहीं हुआ था तब तो मैं लिख नहीं पाता, लेकिन जब मुझे समय लगा, समय मिला और मैं अपनी निजी ज़िंदगी में भी एक प्रकार की असमानता देखता हूँ, ख़ास करके जो समलैंगिक लोग हैं उनके खिलाफ़ जो समाज में असमानता है, तो मुझे लगा कि मुझे ऐसी किताब लिखनी चाहिए, क्योंकि एक प्रकार की असमानता बाकी अन्य प्रकार में भी एक काइंड ऑफ सिनर्जी हो जाती है। क्योंकि अगर आप इस प्रकार के व्यक्ति हैं जो सेक्सुअलिटी के बेसिस पर किसी से डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो आप रिलीजन पे भी कर सकते हैं, जेंडर पे भी कर सकते हैं, और जो शोषित आदमी है और औरत है उसे एक ही प्रकार का शोषण दिखता है और इनइक्वालिटी दिखती है। तो देयर इज़ काइंड ऑफ अ यूनिटी, एक प्रकार की एकता है अलग अलग असमानताओं में भी। और इस किताब की आवश्यकता है अभी, क्योंकि
अभी भी देश को बताना है कि किस प्रकार के चर्चे चल रहे हैं। जैसे आरक्षण हुआ, तो जो भी कोई अपर कास्ट हुआ उसको लगता है आरक्षण की आवश्यकता क्यों, बिल्कुल नहीं है। अगर आप किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा हाँ है, क्योंकि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जातियों के, उनके साथ शोषण समाज में अभी नहीं, हज़ारों साल से होता आ रहा है। तो आरक्षण इसलिए आवश्यक है कि जो उनको एजुकेशन नहीं मिली, उनके माँ बाप को एजुकेशन नहीं मिली, जो उनकी सोसाइटी में इनइक्वालिटी है, उसको रेमेडी करने के लिए, इसलिए हम एक अफर्मेटिव एक्शन की ज़रूरत है। और आवश्यकता है। ये बताइए कि आपकी अपनी जो आपके निजी अनुभव रहे, क्या आपको, जैसे मैंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में असमानता दिखती है तो उसका असर भी दिखता है, रोज़गार के साधन जब मिलते हैं तब ये दिखाई देता है, तो आपका निजी अनुभव क्या रहा है? आपने असमानता झेली है, सही है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर अपने रोज़गार के क्षेत्र में? अवश्य झेली है। और मैं कहता हूँ देश का कोई भी सेक्सुअल माइनॉरिटी हो, समलैंगिक या कोई अन्य प्रकार के क्वेयर लोग हों, सब ने एक प्रकार से असामान्यता देखी है। पहली बात तो जब आप स्कूल कॉलेज में होते हैं, शिक्षा कर रहे होते हैं, तो आपके ख़िलाफ़ बुलिंग होती है। तो एक वहाँ से शुरू हो जाता है। ये सिस्टेमिक प्रॉब्लम्स हैं, ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाते क्योंकि आप पे लोग या हंसते हैं या बुलिंग होती है उस प्रकार की। फिर आगे आप जाके, मेरे साथ भी बुलिंग हुई थी स्कूल में। फिर जाते हैं आप काम पे, वहाँ अगर आप समलैंगिक हैं तो आपको एक अलग प्रकार से देखा जाएगा। कई बार कई लोग बाहर खुल के आते नहीं हैं क्योंकि उनके लिए कठिन होता है कि अब उनको खतरा है कि अगर डिक्लेयर कर दें वो क्वेयर हैं तो शायद उनकी जॉब को ख़तरा पड़ेगा इत्यादि। मेरे निजी एक्सपीरियंस में तब इतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ था क्योंकि मैं उच्च जाति का अपर क्लास का इंसान हूँ, तो मेरे को और एडवांटेजेस थे। लेकिन बाद में जब आप जजशिप वगैरह की बात आई तो वहाँ इनइक्वालिटी थी, वहाँ एक डिस्क्रिमिनेशन था। अगर मैं समलैंगिक ना होता तो शायद कुछ, आप जज बन चुके होते, जजशिप मिल चुकी होती आपको? कोई उसका कोई देयर नो डाउट अबाउट दैट, उसका कोई वो तो सरकार ने लिखा है। तो देयर इज़ डिस्क्रिमिनेशन देयर ऑल्सो। और सबसे ज़्यादा जो मुझे दुख हुआ सुप्रीम कोर्ट की मैरिज इक्वालिटी जजमेंट के बारे में। जब आप कहते हैं कि दो व्यक्तियों को इकट्ठा रहने का अधिकार है, लेकिन आपको और ऐसे कोई अधिकार नहीं मिलेंगे जो शादीशुदा अन्य लोगों को मिलते हैं। जैसे अगर आपको बच्चे को अडॉप्ट करना है, क्योंकि समलैंगिक के नेचुरल बच्चे नहीं होते, तो लेकिन अडॉप्ट नहीं कर सकते आपको वीज़ा नहीं मिल सकता, आपको अन्य प्रकार के जो अधिकार आम तौर पे स्ट्रेट लोगों को मिलते हैं वो समलैंगिकों को नहीं मिलते। मैंने देखा कल बहुत बड़ा एक न्यूज़ आर्टिकल आया है कि समलैंगिक लोग अब बैंक अकाउंट इकट्ठा खोल सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब है नहीं क्योंकि ये तो हमेशा ही लॉ था। दिस इज़ ऑलवेज अ लॉ दैट टू पीपल, एनी अनरिलेटेड पीपल कैन ओपन। और मैं बैंक को कैसे बताऊंगा कि मैं इस व्यक्ति के साथ समलैंगिक रिलेशनशिप में हूँ जब तक कोई रजिस्ट्रेशन ना हो, जब तक कोई सरकारी ऐसा डॉक्यूमेंटेशन ना मिले, प्रूफ ना करे। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तो मैं बैंक अधिकारी को जाकर तो नहीं बोल सकता कि देखो ये मेरा पार्टनर है, हमें कैसे पता, आज आप एक को लाएँ कल किसी और, इस प्रकार की बातें होती हैं हमारे साथ। तो ये जो असामान्यता है पर्सनल भी है, पॉलिटिकल भी है, इसलिए मैंने ये किताब लिखी अपने बारे में भी और बाकियों के बारे में भी। चलिए, जब आप लोग पढ़ेंगे ये किताब तो देखना होगा कि आप लोग इससे क्या इंस्पिरेशन लेते हैं। लेकिन जो निजी ज़िंदगी की बात सौरभ कर रहे थे, उनके अपने अनुभव हैं। आप लोग स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल से आए हैं, फिर यहाँ दाखिला लिया है, आप लोगों को कुछ सहना पड़ा कहीं किसी भी मोर्चे पर, इनइक्वालिटी, असमानताएँ? जी, बचपन में थोड़ी बहुत बुलिंग थी, बट जैसे सर ने कहा कि बिकॉज आई एम एन अपर क्लास इंडिविजुअल, तो वहाँ कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि मेरे को इतना इशू नहीं आया, पर मेरे आसपास की जो महिलाएं हैं उनके साथ इश्यूज़ देखे हैं मैंने। मतलब लोग पीछे से अभद्र बातें करते हैं, यहाँ पे नहीं होता। हम इस एज पे पहुँच चुके हैं जहाँ अभी कोई स्टूडेंट ऐसे बिहेव नहीं करता। बचपन में स्कूल में होता था, उसको एड्रेस किया हमारे स्कूल ने। जेंडर को लेके कभी किसी ने कुछ फेस किया? आप लोग सब स्टूडेंट्स हैं, क्या ये एहसास था कि मैं लड़की हूँ शायद इसलिए मैं इस वजह से मैं रोकी गई या कुछ? मतलब कभी कभार कॉलेज से लेट आना होता है
तो मेरे साथ ये कल ही हुआ था कि हमारी एक प्री प्लेसमेंट टॉक थी और फिर मुझे कॉलेज में 7:30 बजे तक रुकना पड़ा था, तो 7 बजे तक। और फिर मेरे दोस्तों ने मुझे कार में राजीव चौक स्टेशन तक छोड़ दिया था और उसके बाद मेरे को नोएडा जाना था। तो काफ़ी स्टेशंस होते हैं राजीव चौक से नोएडा, और उन्होंने कहा था कि हमें टेक्स्ट कर देना जब आप रीच करो। एंड अभी जब वो आरजी कर वाला केस हुआ है कोलकाता में, तो उसके चलते चलते ही सब लोग बहुत परेशान हैं और कोई चाहता नहीं है कि कोई भी लड़की इतना लेट मेट्रो में ट्रैवल करे। तो उन्होंने कहा था कि ठीक है टेक्स्ट कर देना जब नोएडा पहुंच जाओ। और मैं बहुत बीमार पड़ गई थी, तो मेरा फ़ोन बैग में रह गया था और मैंने उनको टेक्स्ट नहीं करा। वो परेशान हो गए थे? इतने चिंतित हो गए कि फिर उन्होंने मेरे दूसरे दोस्तों को टेक्स्ट करा, उन्होंने कॉलेज को एक मैम को कॉल करा और मैम ने प्लेसमेंट सेल को कॉल करा, प्लेसमेंट सेल ने मेरे डैड को कॉल करा पूछने के लिए कि मैं पहुंच गई हूँ जो या आपके शायद मेल हाँ फ्रेंड को और बाकी सारे मेरे नहीं दोस्त, गुजरना पड़ता। सौरभ, जो ये बात कह रही है, कलकत्ता का जो मामला है रोज़ हेडलाइन बन रहा है। निर्भया कांड हो गया और अब ये कोलकाता की डॉक्टर की मौत। अब भी हम महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की बराबरी की बात करें, डॉक्टर सड़कों पर निकल आए हैं। तो इस किताब से आप कह रहे हैं कि ये वक्त बिल्कुल सही है इस किताब को पढ़ने का, लेकिन बदलना इतना आसान है हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारी सोच को? कानून को बदलना तो काफ़ी आसान है, और जो आसान काम होता है हम जल्दी कर देते हैं। लेकिन जो कठिन काम है कि बचपन से लड़कों को सिखाना कि जो औरतें हैं, लड़कियां हैं, उनकी दोस्त वगैरह रिश्तेदार वो केवल दीवियाएँ नहीं हैं, खिलौने नहीं हैं, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनकी ख्वाहिशें उतनी ही मायने रखती हैं जितनी आपकी रखती हैं। तो ये एजुकेशन बचपन से शुरू होता है, स्कूलों में, लेकिन घरों में ख़ास करके, क्योंकि असली इस प्रकार की जो एजुकेशन है वो स्कूल में नहीं मिलती, केवल वो घरों में मिलती है। तो घरों में एजुकेशन करने के लिए माँ बाप को भी एजुकेट करना पड़ेगा, पूरी सोसाइटी को बदलना पड़ेगा, और इसमें विभिन्न प्रकार की इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। एक तो एजुकेशन, फिर लॉ इन्फोर्समेंट में, क्योंकि हाँ, हमने निर्भया का केस बोला, आरजी कार का केस बोला, वहाँ जो रेपिस्ट हैं वो पकड़े गए, लेकिन कितने वारदात होते हैं जहाँ लोगों को नहीं पकड़ा जाता। तो लोगों को लगता है कि हम कुछ क्राइम करके भाग जाएंगे, हमें कोई पकड़ेगा नहीं, तो एक लॉलेसनेस की काइंड ऑफ सेंस आ जाती है पूरे देश में। और ये चला आ रहा है हमारे सालों से, ये नया नहीं है, और केवल महिलाओं के खिलाफ नहीं है। तो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट हमेशा काफ़ी पुअर रही है, तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है। ये नहीं कि सिर्फ अदालतें बना दो और वहाँ आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दो। फास्ट ट्रैक कोर्ट तो तभी चलेगा अगर आपने पहले उस मुलजिम को पकड़ा, उसके खिलाफ आपने सबूत हासिल किए। अगर आप वो नहीं कर पाएंगे ठीक से, तो अदालतों के बनाने से फ़ायदा कोई नहीं है, कानूनों के बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वही कहा, जो कठिन काम है आपको वो करना पड़ेगा। क्योंकि आप असमानता की बात कर रहे हैं, जैसे ही अगर हमारी महिलाएँ यहाँ असुरक्षित हैं, उनका एकदम से काम करने का जो इक्वालिटी है वो चली जाती है। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, इट इज़ अबाउट इक्वालिटी। आपको लगता है इस वक्त जो बदलाव की हम बात कर रहे हैं, असमानता की, गैर बराबरी की, चाहे किसी भी मोर्चों में, चाहे इस छात्रा ने वो सब, वो एक पल में वो सब चीज़ों से गुजर गई क्योंकि वो एक फ़ीमेल है, शायद उसके जो क्लासमेट्स होंगे, जो मेल क्लासमेट्स होंगे, वो नहीं गुजरेंगे, या फिर जो आप कह रहे थे। तो ऐसे में आपको लगता है इस बदलाव के लिए वो एक चीज़ इस वक्त क्या ज़रूरी है जिस पर तुरंत काम होना चाहिए? आप खुद वरिष्ठ वकील हैं, कानून की बात तो आप जानते हैं, लेकिन बदलाव के लिए हर मोर्चे पर बदलाव होना चाहिए। अगर हम घरों में सोच के बारे में कह रहे हैं कि ये घर में ये चीज़ बदले, तो सबसे ऊपर स्तर में क्या बदलना चाहिए ताकि वो ट्रिकल डाउन हो और घर घर परिवार में पहुँचे? सबसे पहले तो मैं बोलूँगा जो सबसे लोएस्ट है, बदलाव खुद में लाना पड़ेगा। लोगों को एम्पैथी की फीलिंग आनी चाहिए कि जो किसी और के साथ हो रहा है, मेरे पड़ोसी के साथ हो रहा है, कल मेरे साथ भी शायद हो सकता है। तो एक तो वो, लेकिन आपने सवाल पूछा कि सबसे ऊपर स्तर पर क्या अंतर आना चाहिए। एक तो है रिप्रेजेंटेशन का, कि जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जुडिशरी में हैं, उनको सोसाइटी को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि जिस प्रकार की सोसाइटी है उसी प्रकार की रिप्रेजेंटेशन सोसाइटी में हो। तो केवल दलित राष्ट्रपति से काम नहीं चलेगा। शायद इस देश को अब
दलित प्रधानमंत्री की भी आवश्यकता है। मुझे तो शॉक्ड कि इतने 75 सालों में एक भी दलित प्रधानमंत्री नहीं बना हमारे देश का, तो उसमें थोड़ा हमें ध्यान देना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से जो हमारे कानून बनाने वाले हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनको हमेशा चौकन्ना रहना पड़ेगा, और जजेस को भी, कि कब कहाँ किस प्रकार की वायलेशन हो रही है असमानता की, और एकदम से जैसे देखें तुरंत उसको रेमेडी करने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि कई लोग जाते हैं अदालतों में, और वहाँ जो चीज़ जल्दी हो जानी चाहिए, जिस प्रकार की जो अनफेयरनेस है, उसे सालों साल लग जाते हैं, और उतने में लोग थक जाते हैं, छोड़ देते हैं। तो वो बदलना पड़ेगा मेरे ख्याल से, पूरा माइंडसेट। वो माइंडसेट बदलना होगा। लेकिन हम इस चर्चा के आखिर दौर में पहुंच गए हैं। बहुत छोटा सा सवाल पूछूंगी मैं, आखिर में सौरभ के पास आऊँगी, लेकिन सब उससे पहले मैं आप लोग के पास जाऊँगी। जो इनका शीर्षक है हु इज़ इक्वल, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं अपनी इस किताब में, समानता की बात कर रहे हैं। आप लोगों को समझना चाहूँगी, आपके लिए इक्वालिटी का डेफिनेशन क्या है? मेरे लिए इक्वालिटी है कि जो ट्रीटमेंट मेरे मेल काउंटर पार्ट्स को मिल रहा है स्कूल में, इवन जब मैं ट्रैवल भी करती हूँ, मैं रास्ते में जा रही हूँ, आई शुड हैव दिस फीलिंग ऑफ सबसे पहले तो सेफ्टी एंड देन द अपॉर्चुनिटीज़, ऑल द एक्सपीरियंसेस, तो वो इक्वल मिले, किसी भी ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो, वेदर इट इज़ कास्ट, वेदर इट इज़ जेंडर, वेदर यू नो माई एनी प्रेफरेंसेस, तो सेम अपॉर्चुनिटीज़। एंड आई बिलीव कि पीपल शुड बी प्रमोटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉम्पिटेंस। तो अगर मैं कॉम्पिटेंट हूँ तो आई शुड बी गिवन दिस अपॉर्चुनिटी। और कुछ आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? आपके लिए इक्वालिटी क्या है, समानता क्या है आपके लिए? जी, समानता मेरे लिए ये मायने रखती है कि जो भी असमानता, जैसे कि अगर हम बात करें तो इसके बहुत ही भारी विषय रखता है, और इसमें अगर हम बातचीत करें और ध्यान दें तो इसके अंदर कई सारे वर्ग आ सकते हैं। अगर असमानता पे हम बात करें तो इसके अंतर्गत कई विषय आते हैं, जैसे कि लिंग, धर्म, कोई भी इनकम के बेस पे, तो हम कई सारे पैरामीटर पे चेक कर सकते हैं कि यहाँ समानता है कि असमानता। समानता एक स्टूडेंट के रूप में मेरे लिए ये मायने रखती है कि जैसे हम अभी कॉलेज में हैं, हम SRCC से MBA कर रहे हैं, तो हम जैसे एक टॉप टियर कॉलेज में माने जाते हैं। कई कॉलेजेस ऐसे जहाँ पर विद्यार्थियों को थोड़ा कम नापा जाता है उनके कॉलेज के बेसिस पे, तो अब उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ जैसे आती हैं, या कोई भी आता है तो एक कोई व्यक्ति उससे अगर बातचीत कर रहा है तो उसके माइंड में पहले से एक प्री कंसीव्ड नोशन बन जाता है, ये इस कॉलेज का है, ये इस कॉलेज का है, या विचारधारा हो जाती है कि भाई इसको हम इस पैरामीटर पे जज करेंगे। और एक व्यक्ति का ये पहले से ही अपना मानसिक रूप रहता है कि वो सिर्फ उसी से बात करना चाहता है जिससे वो अपने आप को जोड़ सके। तो इसके इस पैरामीटर को देखते हुए आपके लिए वो समानता वहाँ आनी ज़रूरी है। एक आखिरी कमेंट और फिर हम ये क्लोज करेंगे। जी बताइए। I'm sharing one of my friend's experience and I have no permission to share it, but so I will not name him. So he comes from a very distant part of India, from northeast, and उसकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, तो वो इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं बोल पाता था, एंड ही इज़ स्टडिंग इन अ टॉप क्लास कॉलेज, लाइक हिंदू कॉलेज में ही है वो, और BA संस्कृत ऑनर्स कोर्स कर रहा है, एंड ही वॉज नॉट एबल टू इंटरेक्ट विद मी ओनली, क्योंकि मैं उसका PG मेट था, तो वो मेरे से ही इंटरेक्ट करने में ज़्यादा पहले हेजिटेट करता था, एंड आई ऑलवेज यूज टू बी क्यूरियस कि वो क्यों हेजिटेट करता है। तो उसने मुझे एक बार अंग्रेज़ी बोलते हुए सुन लिया था, बस वो उसी से हेजिटेट करता था। द थिंग दैट आई वांट टू पॉइंट आउट हियर इज कि इंग्लिश को भी, एक लैंग्वेज के ऊपर भी हम बहुत तरीके से डिस्क्रिमिनेशन कर देते हैं। से भी इंग्लिश लैंग्वेज है, बट उसको हम एलिटिज्म से जोड़ देते हैं। अगर आप अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे हैं इन द एलिटिस्ट सर्कल, तो आपको लगता है कि आप बराबर नहीं हैं बाकी लोगों के। बहुत ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो समझ में आता है कि जहन में लोगों के हैं कि हम बराबर नहीं हैं, और ये बहुत ही मामूली चीज़ें हैं जिसको दरकिनार करने की ज़रूरत है। सौरभ, आपके लिए मैं चाहूँगी अब आखिर कमेंट, आपके लिए समानता, इक्वालिटी क्या है एज एन इंडिविजुअल? समानता मेरे लिए वो है कि हर व्यक्ति को वही एक तो अधिकार मिले, लेकिन जिस व्यक्ति के पास शुरू में ही कुछ कम है, जैसे कोई गरीब वर्ग का इंसान हो या कोई पिछड़ी जाति का हो, उसे ये ना कहा जाए कि आप जाइए, आपके लिए भी वही अपॉर्चुनिटी है जो किसी और के लिए है, समान अपॉर्चुनिटी नहीं। मेरे लिए सब्सटेंटिव इक्वालिटी बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर कोई ट्यूशन ना ले पाया हो, अगर वो UPSC का एग्ज़ाम लिख रहा हो, तो और एक कोई बहुत अमीर घर से आया हो जिसको पूरी ट्यूशन मिली होंगी, समानता ये नहीं कि दोनों एक ही एग्ज़ाम लिख रहे हैं तो आपको इक्वालिटी मिल गई। समानता वो होगी जब
लॉ और देश वो देख पाए कि जो आप में अंतर हैं उसका कोई एनालिसिस किया गया है, यानी कि दैट इज़ ट्रू इक्वालिटी। जैसे आपने कहा औरतों के बारे में, सारे लॉ एक जैसे हैं आम आदमी और औरतों के लिए, लेकिन अगर हम देखें हमारे देश में औरतों को बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है, घर का ख्याल रखना पड़ता है, और फिर आप बोलें औरतों को जाइए आप वही काम करिए जो आदमी कर रहे हैं, इक्वालिटी है। लेकिन अगर पूरा बोझ घर का औरत पे आ गया तो ये किस प्रकार की इक्वालिटी हुई? तो इसीलिए हमें क्रैशेस बनाने पड़ेंगे मैंडेटरीली। मटर्निटी लीव से काम नहीं बनेगा, उससे ज़्यादा लीव देनी पड़ेगी। इस प्रकार की सोच हमें लानी पड़ेगी कि जहाँ हम असामान्यता देखें, आप सोचे कि इसकी रेमेडी क्या है। अलग अलग असामान्यता की अलग अलग रेमेडीज हैं और उस पर काम करने की ज़रूरत है। और आप सौरभ बहुत सही वक्त पर आपकी ये किताब आई है जो इक्वालिटी की, हु इज़ इक्वल, समान कौन है, बराबर कौन है, गैर बराबरी के जो मामले हैं, जो इश्यूज़ हैं, क्या उसकी रेमेडी हमारे समाज में, हमारे देश में है, उसी की बात ये किताब करती है। सौरभ बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, एंड बेस्ट विशेस फॉर द सक्सेस ऑफ दिस बुक, एंड थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम।